अंदाज करने के लिए एक्सेसरी टू रॉबरी की कंप्लेन करना चाहता हूँ। ये काफ़ी सीरियस ऑफेंसेस है। उसकी बात सुन उस बंदे ने भी पूछा कि तो अब तुम क्या चाहते हो। तभी ह्यूंग का फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन पे कुछ इन्फॉर्मेशन पाकर उस बंदे को बताया कि जो ह्यूग को अटेम्प्टेड मर्डर के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया है, उसे पास ही के पहाड़ों पे सियोक को मारने की कोशिश करते हुए पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है। ये सुन उस प्रोसिक्यूटर ने अपने सिर पे हाथ रख लिया। ह्यूंग ने उससे पूछा कि अब तुम क्या करोगे। सामने से उस बंदे ने बताया कि मैं जो तुम चाहो वही करूंगा। ये सुन ह्यूंग ने बोलना शुरू किया कि सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूं कि तुम सच बोलो। दूसरा, मैं ये चाहता हूं कि तुम उन बंदों के सारे विक्टिम्स को इकट्ठा करो और हर किसी को कंप्लेन फाइल करने में मदद करो। उस प्रोसिक्यूटर ने भी ह्यूंग की बात मान ली। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। किसी कैफे में बैठा ह्यूंग सियोक से इंप्रेस होकर पूछ रहा था कि क्या तुमने चश्मे पहनना छोड़ दिया। सियोक ने उसे हाँ में जवाब देकर बताया कि अब जबकि वो खो ही गए हैं तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कॉन्टैक्ट्स पहनूंगा। वैसे भी चश्मे बहुत अनोइंग होते हैं। वैसे अब जो ह्यूग के साथ क्या होगा। ह्यूंग ने बताया कि शायद उसे कम से कम 10 साल की जेल तो होंगी ही। ये सुन सियोक हैरान होकर पूछने लगा कि क्या वाकई में। ह्यूंग ने उसे बताया कि जब कोई हमारी तरह एग्जैक्ट क्रिमिनल ऑफेंसेस की लिस्ट बनाकर कंप्लेंट करता है तो पुलिस को हर ऑफेंस के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। और जब ऐसा होता है तो आरोपी के लिए बचना और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसे फेलनी की तरह कैटेगराइज किया जाता है। उसकी सजा 10 साल से भी ज्यादा हो सकती है। वो कम से कम 20 साल तो होना ही चाहिए क्योंकि हमने हर क्राइम के लिए अलग से कंप्लेंट फाइल की है। मान लो कि अगर उसके 50 विक्टिम्स हैं और अगर हर विक्टिम को एक सेपरेट ऑफेंस के तौर पे कंसिडर किया जाए तो उन सब के कंप्लेंट फाइल करने पर अगर हर किसी का 4 महीने गिना जाए तो भी उसकी सजा 200 महीने होंगी। हालांकि हकीकत में कोर्ट उन केसेस को ग्रुप अप करके सजा सुनाती है, इसलिए सजा उतनी भी एक्सट्रीम नहीं होंगी। लेकिन फिर भी इससे उसे मिलने वाली सजा तो बढ़ ही जाएगी और ऊपर से कॉम्पेंसेशन का मामला तो पूरा अलग ही है। ये सुन सियोक ने पूछा कि क्या तुम शुरू से ही स्कूल और टीचर सबको टारगेट कर रहे थे। ह्यूंग ने उसे हाँ में जवाब देकर बताया कि मैंने वही ट्रिक्स यूज की है जिसे मैंने किसी से सीखा था। सामने से सियोक ने पूछा कि भला वो कौन है। ह्यूंग ने मुस्कुराकर बताया कि है कोई। इतना बोल वो कंफ्यूज बैठे सियोक को देख मन ही मन बोलने लगा कि कौन से तुम्हारा क्या मतलब। ये सब मैंने तुमसे ही सीखा है स्कूल वायलेंस के ग्रिम रीपर। तभी वहां पर कोई और भी आ पहुंचा। ये यूना होती है। सियोक यूना को देख शर्मा गया। ह्यूंग अपनी बहन को देख पूछने लगा कि तुमने इतना लेट क्यों किया। सामने से यूना ने गुस्सा होकर पूछा कि तेरे जैसा बिना पैसों वाला बंदा इतनी महंगी आइसक्रीम क्यों खा रहा है। ये सुन ह्यूंग रोने का नाटक कर बोलने लगा कि तो दे दो ना थोड़े पैसे। तभी सियोक ने भी खड़े होते हुए यूना को ग्रीट किया। उसे देख यूना ने पूछा कि तुम कौन हो। ह्यूंग ने उसका इंट्रोडक्शन देते हुए बताया कि ये सियोक है, ये तुम्हारी ही स्कूल में है। उसने कहा था कि वो तुम्हारी स्कूल में क्लास में टॉप करता है। क्या तुम इसे नहीं जानती। ये मुझे रिसेंटली पढ़ाई करने में मदद कर रहा है। ये सुन यूना ने भी सियोक से इंप्रेस होते हुए उसे खुद का इंट्रोडक्शन देकर ग्रीट किया। सियोक ने भी उसे ग्रीट किया। थोड़ी देर बाद ह्यूंग कैफे से बाहर निकलकर अपनी बहन को हंसते हुए देख बोलने लगा कि मैं यही देखना चाहता हूँ। मेरा अपनी बहन की बिगड़ी हुई जिंदगी फिक्स करने का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा। गुड लक सियोक और यूना। ऐसे ही रात हो जाती है और हमें ह्यूंग के घर का सीन दिखाया जाता है। वहां कमरे में यूना काफी मेहनत से कुछ ढूंढ रही होती है लेकिन उसे वो चीज नहीं मिल रही थी। तभी ह्यूंग ने पूछा कि क्या तुमने अपनी लिटरेचर स्टडी गाइड को चेक किया। ये सुन यूना गुस्सा होकर पूछने लगी कि क्या तुम अभी तक सोए नहीं। मेरी बातें सुनना बंद करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। ह्यूंग भी उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि यह बहुत ही अच्छा है। वहीं यूना को भी वो सियोक का लिखा हुआ लाल कलर का लव लेटर मिल गया। फिर हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है। यूना अपने फोन पे सियोक का मैसेज देख काफी खुश हो गई। उसने सियोक के साथ डिनर करने का प्लान बनाया। वहीं उसकी बातों से परेशान हो रहा ह्यूंग बोलने लगा कि क्या तुम अपना फोन वाइब्रेट पे नहीं रख सकती। यूना ने उसे मना करते हुए पूछा कि अगर मैंने कोई मैसेज मिस कर दिया तो क्या उसकी जिम्मेदारी तुम लोगे। ह्यूंग भी अपनी बहन का फ्यूचर बदल कर काफी खुश था। अब उसने ये भी एक्सेप्ट कर लिया था कि ये कोई सपना नहीं है। तभी उनकी माँ ने उन्हें खाना खाने के लिए बुलाया। थोड़ी देर बाद वो भी खाना खाने पहुंच गए। वो इतना सारा खाना देखकर काफी खुश हो गए। वो खाना खाते हुए उसकी तारीफें करने लगे। तभी ह्यूंग के फादर ने उससे पूछा कि वैसे तुम रिसेंटली स्कूल क्यों नहीं जा रहे, क्या कुछ चल रहा है। ये सुन ह्यूंग भी खाना खाते हुए रुक गया। उसने मन ही मन सोचा कि लगता है स्कूल वालों ने घर पे कॉल कर दिया है क्योंकि मैं सियोक की प्रॉब्लम में उलझा होने की वजह से कुछ दिनों से स्कूल नहीं गया। इतना सोच वो झिझकते हुए अपने फादर को जवाब देने लगा। ये देख उसके फादर ने बताया कि मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, मैं बस तुम्हारा रीजन जानना चाहता हूँ। ह्यूंग की माँ ने भी उनसे अग्री किया। वहीं ह्यूंग परेशान होकर सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। मैं सच तो बता नहीं सकता क्योंकि उनको मेरी बातों पे यकीन नहीं होगा।
लेकिन मैं स्कूल में भी अपना वक्त बर्बाद करना नहीं चाहता, और वो भी तब जब वहां पर कोई ऐसा नहीं है जिससे मुझे दोस्ती करने की जरूरत हो। इतना सोच उसने अपने फादर को बताया कि मेरे लिए स्कूल में सीखने को कुछ भी नहीं बचा है। ये सुन उसके फादर ने अपनी चॉपस्टिक्स टेबल पर रख दी। उन्होंने ह्यूंग से पूछा कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें अपनी स्कूल करिकुलम में जो भी है वो सब आता है? ह्यूंग हाँ में जवाब देकर बोलने लगा कि मुझे वो सब ऑलरेडी आता है जो मेरे टीचर्स मुझे पढ़ा रहे हैं, इसलिए मुझे स्कूल में सिर्फ रीलर्न करने जाने में कोई पॉइंट नहीं दिखता। तभी उसकी माँ ने पूछा कि कहीं ऐसा इस वजह से तो नहीं है ना कि कोई तुम्हें बुली कर रहा हो? उसके फादर ने भी उसे खुलकर बोलने को कहा। यूना भी गुस्से से पूछने लगी कि कौन है वो कमीना? ह्यूंग ने उन्हें बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं लॉयर बनना चाहता हूँ। ये सुन वो तीनों ही हैरान रह गए। दरअसल लोगों को लगता है कि उन्हें जुडिशरी एग्जाम देने के लिए कॉलेज जाना पड़ता है, लेकिन असल में उन्हें जुडिशरी एग्जाम देने के लिए सिर्फ किसी लॉ कोर्सेज के 35 क्रेडिट घंटे की ही रिक्वायरमेंट होती है। ह्यूंग ने उन्हें आगे बताया कि मैं जानता हूं कि आप लोग किस बारे में परेशान हैं। लोग जीईडी पे लुक डाउन करते हैं, लेकिन ये तो बस समाज का सेट किया हुआ नजरिया है। ह्यूंग की माँ अभी भी इस बारे में थोड़ी हिचकिचा रही थी। तभी ह्यूंग ने अपने फादर से पूछा कि क्या आप मुझे एक शर्त पे ये करने दे सकते हैं? साल के अंत तक मैं जीईडी पास करके सी सैट की एग्जाम दूंगा। ये सुन उसके फादर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने ह्यूंग से कहा कि तुम्हारे फादर के तौर पे मैं चिंतित हूं कि कहीं तुम फेल ना हो जाओ, लेकिन साथ ही मेरा यह भी मानना है कि फेलियर्स एक्सपीरियंस करना जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो फिर ठीक है, अगर तुम यही करना चाहते हो तो उसे पूरी मेहनत से करना। इसके बाद हमें ह्यूंग के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। कुछ लड़के ह्यूंग के पास खड़े पूछ रहे थे कि क्या तुम अभी भी पढ़ाई कर रहे हो? चलो स्कूल स्टोर पे चलते हैं, मैं तुम्हें कुछ नाश्ता भी दिलवाऊंगा। दूसरा लड़का भी उसे चलने के लिए बोल रहा था, लेकिन ह्यूंग ने उन्हें मना करते हुए बताया कि मैं थोड़ा बिजी हूं, इसलिए तुम लोग चले जाओ। ये सुन वो लड़के बोलने लगे कि अभी तो एग्जाम का सीजन भी नहीं आया। ह्यूंग ने उन्हें चुप होने को बोल बताया कि अब मेरे पास सी सेट के एग्जाम में ज्यादा वक्त नहीं बचा। सी सेट की बात सुन वो लड़के हैरान रह गए। ऐसे ही रात हो जाती है और हमें किसी स्टडी रूम का सीन दिखाया जाता है। ह्यूंग वहां बैठा पढ़ाई कर रहा था। उसे वो क्वेश्चंस काफी हार्ड लग रहे थे। उसने मन ही मन सोचा कि पहले तो ये काफी इजी हुआ करते थे, वैसे सोचा जाए तो मैं अभी पहले वाली बॉडी में ही हूं। तभी कुछ फील करके वो सरप्राइज्ड हो गया। उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा था। ह्यूंग तुरंत ही खड़ा हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि आखिर ये अजीब सी फीलिंग क्या है। इतना सोच वो आसपास देखते हुए मन ही मन बोलने लगा कि मुझे पक्का यकीन है कि मैंने कुछ अजीब फील किया था। थोड़ी देर बाद वो उस स्टडी रूम की छत पे जा पहुंचा। उसने वहां लगे एक वेंडिंग मशीन से कुछ ड्रिंक भी खरीद ली। फिर उसका ढक्कन खोलते हुए ह्यूंग ने गहरी सांस लेकर कहा कि लगता है रिसेंटली मैं काफी कमजोर फील कर रहा हूं, शायद मैं कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर रहा हूं। इतना बोल वो ड्रिंक पीने लगा। फिर उसने कहा कि प्रॉबेबली वो मेरा ओवर एग्जॉशन या वैसा ही कुछ होगा। इतना बोल उसने अपनी ड्रिंक का कैन दूर पड़े डस्टबिन की ओर फेंक दिया, लेकिन वो कैन डस्टबिन के कोने पे टकरा गया। ये देख ह्यूंग इरिटेट होकर बोलने लगा कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। इतना बोल उसने डस्टबिन के पास पड़े एक और कैन को उठाते हुए पूछा कि अब इसे यहां किसने छोड़ दिया? क्या लोगों को कचरा डस्टबिन में फेंकना इतना मुश्किल लगता है? इतना सोच उसने वो कैन उठा लिया, लेकिन तभी उसे वापस से वही अजीब फीलिंग होने लगी। उसे कोई कैन पकड़ा हुआ बंदा दिखाई देने लगा। इससे ह्यूंग पूरी तरह से चौंक गया। उसने तुरंत ही वो कैन वापस छोड़ दिया। वो हांफते हुए सोचने लगा कि अभी अभी ये क्या था? आखिर मैंने वो क्या देखा? आखिर मेरे साथ हुआ क्या? फिर उसने खुद को शांत करने की कोशिश कर कहा कि शायद वो मेरा हेलुसिनेशन होगा। मुझे यकीन है कि वो बस मेरे दिमाग में ही था। इतना सोच उसने वो कैन फिर से उठा लिया, लेकिन ऐसा करते ही उसे फिर से वही अजीब फीलिंग होने लगी। उसे अपने दिमाग में एक सीन दिखाई देने लगा जिसमें कोई बंदा वही कैन पकड़े हुए अपने टीचर को गालियां दे रहा था, क्योंकि उसकी वजह से उसे पढ़ाई करनी पड़ रही थी। वो इस सब से काफी फ्रस्ट्रेटेड था। उसके दोस्त ने भी उसे समझाते हुए कहा कि हम वीकेंड पे काफी मजे करेंगे। उस लड़के ने भी अपने दोस्त की बात से अग्री कर वो कैन डस्टबिन की ओर फेंकते हुए कहा कि चलो अब वापस चलते हैं, लेकिन उसका कैन डस्टबिन से टकराकर नीचे जमीन पर गिर गया। ह्यूंग ऐसे विजन्स देख हैरान होकर सोचने लगा कि मुझे ऐसे विजन्स क्यों दिखाई दे रहे हैं? शायद ये इसीलिए है क्योंकि मैं थका हुआ हूं। ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन का ही कोई हिस्सा होगा। इतना सोचते हुए उसने वापस से अपनी स्टडी टेबल पे पहुंचकर सोचा कि तो चलो अब फिर से स्टडी करते हैं, मुझे काफी सारी चीजें पढ़नी है। तभी उसका हाथ उस टेबल पे टच हो गया। इससे उसे फिर से वही अजीब फीलिंग होने लगी। इस बार उसे उसी टेबल का विजन दिखाई देता है। वहां पर कोई बंदा काफी मेहनत से पढ़ाई कर रहा था। वो बहुत ही परेशान दिख रहा था। ह्यूंग भी उसे देख सोचने लगा कि क्या ये मुझे पास्ट का विजन दिखाई दे रहा है? आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है?
इतना सोच वो उस स्टडी रूम को चलाने वाले बंदे के पास जा पहुंचा। ह्यूंग ने उससे